नमस्कार। आ, काफी सारे बच्चों ने अभी जैसे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव की बात की थी कि दे वांटेड मी टू कवर दिस टॉपिक एज वेल। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं तो डिस्क्रिप्टिव को भी टेकअप करना चाहिए। मैंने एक आध वीडियो पहले भी डाला था डिस्क्रिप्टिव को लेके, बट दैट वाज नॉट इन अ वे आई शुड से सिस्टमैटिक। वो इंडिकेटिव था, सिस्टमैटिक नहीं था। और जो चीजें थी ना उसको मैं और सिस्टमेटाइज करना चाह रहा हूं। अभी का जो पार्ट शुरू हो रहा है ये डिस्क्रिप्टिव को, मतलब रिटन के पार्ट का, जो आपके एग्जामिनेशन में टीयर 3 में या बैंकिंग में पीओ वाले ग्रेड में जो रिटन का पार्ट होता है, एसे हो लेटर हो, इन्हीं दोनों को कंसंट्रेट करता है। प्रेसी देखता हूं मैं, क्योंकि जो एसएससी के कुछ एग्जामिनेशन है उसमें प्रेसी को भी पूछता है, तो मैं प्रेसी के बारे में बात बाद में करता हूं। पहले इन दोनों के पार्ट में, और ये एक सीरीज रहेगा। आपके पास वीडियोस अब अपलोड जाते रहेंगे सीरीज वाइज, और आपको जो देखना होगा ना, किसी के बीच से मत देखना। आपको एक एडवाइस है, क्योंकि वहां पे मैं जो आगे कंटिन्यू करूंगा दैट विल बी थ्रू स्टेजेस। देखो, आप चाहे आपसे इससे पूछे, लेटर पूछे, प्रेसी पूछे, प्रेसी को अगर मैं हटा दूं तो बच्चों के प्रिपरेशन का तरीका क्या होता है कि दे ट्राई टू मेक अ गेस अबाउट द एसेस, कि ये करेंट टॉपिक आदि का होगा, ये कुछ एसेज याद कर लेते हैं, लेटर का फॉर्मेट याद कर लेते हैं, एंड दैट्स इट, रिटन का प्रिपरेशन हो गया। बट अगर आप इसको परव्यू में देखो, एक बड़े परव्यू में, तो यू विल फाइंड वन थिंग, दैट लैंग्वेज हैज गॉट 4 एस्पेक्ट्स: राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। 4 एस्पेक्ट होता है। इन चारों में 2 एस्पेक्ट आपके बेसिक होते हैं। वन इज राइटिंग एंड सेकेंड वन इज स्पीकिंग। आप जो भी पढ़ते हो उसको किसी ने लिखा था। अब वो अगर खराब तरीके से लिखता, सोचना जरा, वो अगर ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखता तो आप उसको पढ़ने में कितना इंजॉय करते वो सोचो। अगर कोई बहुत बुरे तरीके से टूट टूट के गलत बोल रहा है, आपको वो सुनना इंजॉयफुल लगेगा क्या? वो अनडॉक्टेडली से नो। आप चाहते हो देयर शुड बी अ फ्लुएंसी, एक जो बोल रहा है वो शुद्ध बोल रहा है, एंड वो अटके नहीं, दैट यू कॉल फ्लुएंसी। तो अगर आप सोचो कि आपके पास इसी का सेकंड पार्ट होता है लिसनिंग, और इसका सेकंड पार्ट होता है रीडिंग। इस रीडिंग को आपसे डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में टेस्ट करता है। इस रीडिंग को क्लोजेस बनाओ, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाओ, कंप्रीहेंशन बनाओ, जो भी बना रहे हो वो रीडिंग स्किल चेक करता है, जो कि राइटिंग का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप, स्पोकन का पार्ट थोड़ा अलग होता है, वो चूंकि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज है, तो वो एक इन्वायरमेंट जनरेटेड वो पार्ट होता है, एंड फॉर दैट हमें एक अलग बॉल गेम टेकअप करना होता है। बट अभी अगर आप अपने जॉब, आप अपने एग्जामिनेशंस की बात करो, तो दैट इज वन थिंग इज देयर, दैट राइटिंग को आप ऐसे मत देखो कि ये टीयर 3 का एक पार्ट है। अ पर्सन हु राइट्स करेक्टली, उसका रीडिंग कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। अगर कोई अच्छा लिखता है और शुद्ध लिखता है, उसको एरर खोजने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसके भीतर में करेक्ट इंग्लिश बैठा हुआ है, वो लिख रहा है शुद्ध, तो कोई अगर अशुद्ध लिखेगा ना तो उसको वो पकड़ लेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप जरा देखो, हम लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन।
ऑब्जेक्टिव, जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, हमें कुछ उसके टेक्निकलिटीज डेवलप करने होते हैं। रॉन्ग इट इज, अनडाउटेडली इट्स रॉन्ग। आपको अगर खूब अच्छा पढ़ने आता है तो ये कुछ भी पूछे। बैंकिंग के बच्चों को मैं देखता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन का टाइप थोड़ा नया कर देता है, दे गेट डिस्टर्ब्ड। ये आज तक कभी देखे नहीं थे भाई, वो आपके रीडिंग स्किल को टेस्ट कर रहा है, वो कुछ भी दे। तब तो अगर किसी ने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, तो मेरे से भी नहीं बनता। लेकिन अगर जिसके पास रीडिंग स्किल है, वो कुछ भी पूछे उससे, he or she will solve the question without any difficulty. So, आपके पास अगर आप राइटिंग स्किल को डेवलप करते हो तो उसका आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है। आपकी अगर रीडिंग अच्छी होती है, क्योंकि देखो रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन, एक कहावत है, रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन, क्योंकि आपके पास नए नए थॉट्स आएंगे, आपके विचार होंगे। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। अब हमें जो रिटन हम लोगों को जो एसे या प्रेसी या लेटर सीखना है, आप सोचो कि उसमें करना क्या होता है। आपके पेन से लिखा जाएगा। अब अगर मैंने जो शुरुआत में बोला, तुम सोचो तो कि तुम्हें कैसी राइटिंग पसंद आती है, शुद्ध, फ्लुएंट, जो पढ़ने में जिसके अर्थ स्पष्ट हो, तो आपसे आपका एग्जामिनर भी यही चीज एग्जैक्टली डिमांड करता है। हाई स्कोर के लिए बस जो चीजें आपसे जरूरी हैं, अब आपके हाई स्कोर के लिए दे आर जस्ट वन थिंग, दैट सबसे बेसिक पार्ट, दैट यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ये बेसिक पार्ट है। अशुद्धता नहीं चलती है, एनीवे नहीं चलेगी। हाँ, आप एग्जामिनेशन में टाइम बाउंड कंडीशन में आप लिख रहे हो, जहां पे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो अ मिस्टेक हियर और अ मिस्टेक देयर, कहीं एक आध छोटी छोटी गलतियां वो एक्सेप्टेबल हैं, एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देगा। बट इफ एवरी सेंटेंस कंटेन्स मिस्टेक, द फैक्ट इज देयर कि एग्जामिनर को चाहे आप कुछ भी लिखो, एग्जामिनर की आंख में गड़ेगा कि ये लड़का गलत लिख रहा है, ये जो फर्स्ट स्टेज का रिक्वायरमेंट है उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है, और इसे पास करने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कैसे लिखें? भाई तुम अच्छा कहां से लिखोगे? तुम एक बात बताओ, तुम कोई विचारक हो, तुम थॉट कहां से ले आओगे? वही मैगजीन, वही न्यूज़पेपर जिसमें हजारों आर्टिकल किसी टॉपिक पे रहते हैं, सब कोई वो थॉट जानता है, तो तुम कौन सा थॉट लिखोगे? वो तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि लगे कोई तुम बहुत स्टार्टलिंग रिवीलिंग चीज लिख रहे हो, नई चीज ले रहे हो, बट वो घिसी पिटी चीज है। एवरीबडी नोज, जो थोड़ा पढ़ा हुआ है वो सब जानता है। सो याद रखो, यहां पे तुम एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं कर सकते हो। एग्जामिनर को इंप्रेस किया जाता है प्रेजेंटेशन में। आप उसी घिसी पिटी बात को जो आपने मैगजीन न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। बट ये पार्ट लेटर स्टेज में आता है, और हम लोगों को ये पार्ट भी सीखना है। इस सीरीज में मेरे को प्रेजेंटेशन ही बताना है, प्रेजेंटेशन ही बताना है कि कैसे आप प्रभावी लिखोगे। बट अगर बहुत इफेक्टिव लिखना है तो पहले शुद्ध तो लिखना होगा ना। एक और थॉट होता है कि हम अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। आप लोगों से मैंने सुना हुआ है अच्छे अच्छे वर्ड्स का। भाई तुम कहां से अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करोगे? तुम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, तुम वर्ड को याद करते हो सिनोनिम एंटोनिम के लिए, और इंग्लिश के साथ कैरेक्टर बड़ा अजीबोगरीब है कि आप जिस काम के लिए इंग्लिश पे अप्रोच करते हो, सिर्फ वही काम पूरा होगा। अगर आप रीडिंग ट्राई करते हो तो आपकी रीडिंग थोड़ी डेवलप हो सकती है, उससे राइटिंग, उससे स्पीकिंग को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप उस वर्ड को अपने रिटन में लाना चाहते हो, देखो मैं देखा है मैंने कि बहुत सारे बच्चों के पास वर्ड्स का स्टॉक है, बट वो अगर उनसे अर्थ पूछो बता देंगे। वंस दे स्टार्ट राइटिंग, वही आम जीवन के डेली लाइफ के वर्ड्स वो उसको यूज करते हैं रिटन में। वो भारी भारी वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि उसके लिए
अलग से एक ट्राई करना पड़ेगा। दोज हु यूज द एडिटोरियल, द एडिटर्स और द एक्सपर्ट्स जिनका न्यूज़पेपर में आर्टिकल एडिटोरियल निकलता है, ईयर्स, वो 2-4 साल नहीं, सालों, 10 साल, 15 साल के प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये वर्ड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देगा, इस वर्ड को देखना है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम यूज करेंगे। वो हम लोगों से अभी उस लेवल पे स्किल नहीं डेवलप हो पाएगा। रियलाइज कीजिए, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि असंभव है, बट उसका टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है, जो उसका प्रोसेस है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। सो आप इन चीजों को हटाओ पहले अपने दिमाग से। तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। अच्छे स्कोर के लिए यू मस्ट राइट ग्रामेटिकली करेक्ट, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, आइडियाज जो होंगे दे शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। दे शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ये नहीं है कि हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और जो सेंटेंस आ रहा है उसका थॉट वैसे नहीं आ रहा है। सो आप अपने राइटिंग को अभी जैसे डेवलप करना है, उसको पढ़ो। क्या तुमको अच्छा लग रहा है? मैं अपने शुरुआती स्टेज की बात करूं तो मैं जो लिखता था ना, उसको देख के मेरे को इतना खराब लगता था कि देखो, एक उसको कंपेयर करता था कि एक एडिटर है, वो कितने सुंदर सुंदर सेंटेंसेस लिखता है, आइडियाज वो कितने अच्छे एक्सप्रेस करता है, और हम लोग वही राम खाता है टाइप से लिख डालते हैं। और नहीं तो आइडियाज को अगर हम लोग प्रेजेंटेशन मानते हैं, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, याद कर लेते हैं सेंटेंसेस को। ये वैसा ही है कि एक रेडीमेड कपड़ा खरीद लिया मैंने, एक रेडीमेड कोई शर्ट खरीद लिया, अब किसी भी साइज के आदमी को फिट करने के लिए घूम रहे हैं। नो, तुम्हारे को आइडियाज को क्लियरली, इफेक्टिवली के चक्कर में भी मत पड़ो कि बड़े बड़े सेंटेंसेज, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स, ये नहीं। आप जो बोलना चाह रहे हो, एक बार पढ़ के देखो कि तुम्हें समझ में आ रही है, तुम्हें वो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड एक मैं बता रहा हूं, डोंट बी इनैमर्ड ऑफ योर ओन राइटिंग। अपने राइटिंग को लेके सम्मोहित मत रहो कि यू आर राइटिंग सच अ वे दैट क्योंकि मैंने देखा है, जो चीज मुझे अनुभव हुआ है ना, वही मैं बता रहा हूं। सम्मोहित मत हो, लिखो। अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। खुशवंत सिंह ने, जो मेरे लिए मॉडर्न इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव राइटर्स वो जो थे, उन्होंने एक चीज कहा था कि मरने के समय में भी, कि इंग्लिश इतनी अच्छी और रिच है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। सो डू नॉट बी attracted or enchanted with your writing. Just keep on writing yourself. Just keep on writing yourself. Keep on writing. और अगर ये दोनों हुआ तो आपके एग्जामिनेशन में आपका हाई मार्क्स, पास, बात क्वालिफाइंग की नहीं हो रही है, अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि एग्जामिनर एग्जैक्टली यही दोनों चीजें देखने की कोशिश करता है। उसके बाद उसकी टेक्निकलिटीज हैं, मैं आपको वो टेक्निकलिटीज बता रहा हूं, एग्जामिनेशन की टेक्निकलिटी। राइटिंग में ये चीज है, आप पढ़ो, थॉट्स पढ़ने से मिलता है, थॉट्स निकालो, लेकिन उन थॉट्स को जब लिखना हो ना, तो वहां के शब्दों का इस्तेमाल मत करो, उसको अपनी भाषा में लिखो। कंपेयर करो कि कैसे वहां लिखा हुआ है, कैसे मैंने उसी थॉट को लिखा है। और अगर आप एक अच्छे राइटर और आप अपनी राइटिंग को कंपेयर करना शुरू कर देना, तो धीरे धीरे उसके गुण आने लगते हैं आप में। स्लोली इट विल कम, बिकॉज यू नो वन थिंग, कि आपके पास राइटिंग आने का मतलब है कि आपका रीडिंग पार्ट ऑलरेडी स्मूथ हो रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जगह पे आ रहा है, और आपका टियर 3 या डिस्क्रिप्टिव का जो भी पेपर है वो इफेक्टिवली बनने वाला है, अच्छे से बनेगा। अब जो बात हम लोगों को सीखनी है, अब इसको देखिए, और ये कब होता है, सुनो, एक बात समझना आप, when you are at the learning stage, कभी तुमने कोशिश की होगी बोलने की या लिखने की, तुम ब्लंडर करते हो, मैं ब्लंडर करता था, वो चीजें उस समय में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि तुम्हारे पास क्या होता है,
तुम अपने कभी किसी अपने मोटरसाइकिल जब चला रहे थे ना, उस समय के स्टेज को याद करो। तुम्हारा अटेंशन इस पे था कि तुम्हारा क्लच ठीक से दब रहा है कि नहीं, गियर प्रॉपरली चेंज हो रहा है कि नहीं, अटेंशन था। तो तुम बाकी चीजों को कि स्पीड है नहीं है, प्रॉपर स्पीड में वो गियर का नंबर सही है या नहीं है, सारी चीजों को तुम कंट्रोल नहीं करते थे, क्योंकि तुम एक पक्ष में थे, एक पार्ट में। जैसे तुमने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा, धीरे धीरे क्लच, एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक, ये सारे एक सिमेट्री में आने शुरू हो गए और वो खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो गया। सेम पार्ट रिटर्न में होता है। जब स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारी नजर थॉट पे होगी, सेंटेंस पे ध्यान दोगे, थॉट गायब होगा, थॉट पे ध्यान दोगे, सेंटेंस में गलती होगी। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। इसका मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि आप क्या करो कि जब जिस समय लिख रहे हो, क्योंकि एक बात तो पक्का है कि सेंटेंस की एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो उधर में गायब होगा थॉट तुम्हारा, फिर तुम ब्लैंक हो जाओगे, क्या लिखूं समझ में नहीं आएगा। तुम जब लिखना स्टार्ट करते हो या प्रैक्टिस करने की तुम सोच रहे हो, उस समय में नजर कभी अपने सेंटेंस के मिस्टेक्स पे मत देना। तुम सीधा अपने थॉट को दिमाग में रखो, और लगे कि थॉट भूल जा रहे हैं तो कहीं कोने पे पॉइंट्स बना लो ताकि वो दिमाग में नहीं, दिमाग से निकले नहीं। और जब लिख रहे हो तो लिखते रहो। जब लगे कि तुमने जितनी जरूरत थी उतना लिख लिया है, अब उसको बहुत केयरफुली रिवाइज करो। एंड रिवीजन में फर्स्ट स्टेज में ये इसको देखो कि ग्रामर की गलतियां, और ग्रामर की गलतियां छोटी होती हैं, कहीं वर्ब से एस छूट गया, कहीं प्रोनाउन का हिज लगाना था देर हो गया, देर लगाना था हिज हो गया, यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कहीं आर्टिकल छूट गया। बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां रिटन में मिस्टेक्स में छोटी छोटी होती हैं। वर्ब का पैटर्न गलत हो गया, वॉइस गड़बड़ हो गया, सिंगुलर प्लूरल का गड़बड़ हो गया, बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रिवाइज करो। मिस्टेक्स मिलेंगे, मिस्टेक्स मिलेंगे, क्योंकि जो मिस्टेक्स रिटन में होता है वो उस समय में होगा बिकॉज तुम्हारा टेंशन थॉट पे है। जब तुम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुमको एरर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम याद रखना कि कॉमन एरर की तरह तुम अपना खोज रहे हो सेंटेंस में एरर, अपने सेंटेंस में अपना कॉमन एरर खोज रहे हो। बेस्ट थिंग इज देयर, वो खत्म हो जाए, जब लगे कि यार तुमने करेक्ट कर लिया, अब उसको देखो कि जो तुम बोलना चाहते थे वो प्रॉपरली है कि नहीं। तुम कंटिन्यू तो करो कुछ दिन, थिंग्स विल डेवलप एंड डेवलप वेरी नाइसली। क्योंकि एक चीज है मैं तुमको बताऊं, मैथ्स बहुत दिन छोड़ दो भूल जाओगे, रीजनिंग बहुत दिन छोड़ दो भूल जाओगे, राइटिंग आ जाए ना तो आदमी जिस समय सीख लेता है लाइफ लॉन्ग वो नहीं भूलेगा। उसको एक दो दिन अटपटा लगेगा, वो फ्लो नहीं आएगा, लेकिन एक दो दिन के बाद उसको लिखने आ जाएगा ना तो उसकी रिटन सुधर जाती है, उसके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। माइंड स्पोकन सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। सो राइटिंग को सिर्फ स्टेज 3 का पार्ट मत बनाइए, राइटिंग को अपने पूरे इंग्लिश के इनरिचमेंट का एक स्टेज मानिए, और प्रोबेबली द मोस्ट प्राइम स्टेज। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को अब जो स्टार्ट करना है वो थोड़े टेक्निकल पार्ट्स। देखो, देर आर टू थिंग्स, एसेज एंड लेटर्स। राइट नाउ आई विल बी टारगेटिंग दोज टू थिंग्स। एक मैंने एसएससी के बच्चों को पर्टिकुलरली, वो बैंकिंग के लोगों को नहीं होता, ये जो यूएफएम है ये एक ड्रेड बन गया है। ड्रेड मतलब एकदम वो खतरा, मतलब कि 0 मार्क्स मिल जाता है। इसका यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मींस, मतलब एग्जामिनर ये पॉइंट कर देता है कि लड़के ने अनफेयर मींस का इस्तेमाल किया है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लड़के ने अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर दिया है और उसको मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं, रिटन में 0 दे रहा हूं। अब इसका आप एक बात समझो कि अनफेयर, व्हाट अमाउंट्स टू अनफेयर मींस। एसएससी ट्रेडिशनली उसने अभी सीएचएसएल में बहुत सारे जब रिप्रेजेंटेशन मिले तो कमिटी बनी, उन्होंने बहुत सारे लड़कों को रिप्रीव कर दिया है, उन्होंने छूट दे दिया कि चलो आपके ने अनफेयर मींस का इस्तेमाल नहीं किया। याद रखिए कि एसएससी ये मानती है कि ऐसी कोई भी बात लिखना
आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जिससे आपका पर्सनल आइडेंटिटी उजागर हो, से फोन नंबर, से योर टाइटल, योर नेम, ओरिजिनल नेम, कुछ भी और, ऐसे वाले को वो अनफेयर मीन्स मानती है। ये चीजें कहां आपको मिलेंगी? लेटर राइटिंग में। इससे में तो नहीं हो सकता है, लेटर राइटिंग में मिलेगी। अब लेटर राइटिंग में वो जो लेटर देते हैं उसमें आपको नाम दे देते हैं, एड्रेस ऑलरेडी दे देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो आपको, अगर कोई ऐसा लेटर है जिसमें आपका नाम और एड्रेस नहीं दिया हुआ है, जैसे मैं एक आपको पढ़ के देखता हूं, मैंने एक लेटर को दिया था, यू आर सुनीता ऑब्लिक सुनील, आया हुआ क्वेश्चन है, आप सुनीता हो या सुनील हो। इफ यू आर अ गर्ल, तुम्हारा नाम सुनीता हो गया, अगर तुम बॉय हो तो सुनील हो। अब सुनील कुमार, सुनील प्रसाद, सुनील पांडे, सुनीता कुमारी, सुनीता श्रीवास्तव, ये मत लिखिए। ओनली योर नेम इज सुनीता और सुनील, टाइटल भी मत जोड़िएगा, बट क्योंकि वो अनफेयर मीन्स में चला जाएगा। रेजिडेंट ऑफ गांधी रोड, द्वारका, न्यू दिल्ली, उसके बाद पिन कोड दिया हुआ है, ये आपका हो गया एड्रेस। अब गांधी रोड लिखने के समय में महात्मा गांधी, अगर ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा आप जोड़ रहे हो तो वो अनफेयर मीन्स चला जाएगा। वो पता नहीं ऐसा अनकन्वेंशनल है कि मतलब पता नहीं कैसे लोग सोचते हैं, बट दे डू। सो व्हाई शुड वी कमिट सच अ मिस्टेक? जितना इंफॉर्मेशन है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया तो अपना नाम छोड़ दो, जैसे उन्होंने नाम लिया, उन्होंने एक नाम बनाया सुनीता, तुम अपना नाम बना लो शुभम। अगर शुभम हो तो मत बनाना, कुछ और ले लो। एड्रेस उन्होंने लिया महात्मा गांधी रोड, द्वारका, तुम ऐसा कोई बना लो। क्यों हम अपने जिस शहर में रहते हैं उसी शहर का नाम लें? हम किसी और शहर का नाम ले लेंगे, हम चेन्नई लिख देंगे अगर नहीं हो तो। और अगर हो तो है, तो आपके पास लेटर राइटिंग में अगर अनफेयर मीन से बचना है तो आप एक एड्रेस अपने दिमाग में, मान लो कि उसने नहीं दिया तो एड्रेस अपने दिमाग में एक या नाम अपना एक बना लो, जिससे उसके रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं हो। फोन नंबर तो सवाल ही नहीं उठता है, और ये कर लो। और अगर उसने नाम दे दिया तो ऑलरेडी उसको मिल गया, तो अनफेयर मीन से सीधा बच जाओगे, कोई लफड़ा नहीं होगा फिर। इससे अपने आप को बचाओ एंड स्टार्ट। देखो, लेटर राइटिंग एक्चुअली वो बार बार आ जाएगा राइटिंग पे, लेकिन लेटर राइटिंग आपके पास हमेशा दो देता है, एक फॉर्मल, मैं ऐसे पे आता हूं क्योंकि ऐसे एक बड़ा पार्ट है, और एक इनफॉर्मल। ये छोटी चीज है लेकिन इसके इंट्रिक एसिड को मैंने कहा ना सीरीज है, मैं सीरीज में टेकअप करूंगा। ये अब काफी सारे वीडियोज आएंगे, इसमें सारी चीजों को मैं अब डिटेल में लेके चल रहा हूं, तो मैं उसको डिटेल में कर रहा हूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आपके पास जरा सोचिएगा कि फॉर्मल राइटिंग वो जिससे किसी ऐसे आदमी से को आप लेटर लिख रहे हो जिससे आपका कोई इमोशनल या पर्सनल रिलेशन नहीं है, उससे आप किसी जॉब बिजनेस के कारण से जुड़े हुए हो। मैं उसका एग्जांपल देता हूं, मैं उसको लाइव करके दिखाता हूं कैसे करना है। ये फॉर्मल। और इनफॉर्मल वो जिससे आप बिजनेस से नहीं जुड़े हुए हो, आप किसी उनसे कोई ब्लड रिलेशन है या कोई रिलेटिव है, ऐसे ही कोई लोग है। इन दोनों के साथ अगर आपको बात करनी हो, सोचना जरा, तो दोनों के साथ लैंग्वेज बदल जाता है। आप जरा सोचो कि भाई के साथ जब बात करते हो और एक बैंक के मैनेजर के साथ बात करते हो, तो दोनों के लैंग्वेज में वही भाषा रहती है, लैंग्वेज में चेंजेस हो जाता है। आप जरा समझने की कोशिश करो। आप अगर अखबार, न्यूज़पेपर नहीं, अखबार पढ़ते हो, तुमने महसूस किया है कि जिस तरह से आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं उस तरह से वो बोले नहीं जा सकते, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दैट आर मींट फॉर रीडिंग। वहां पे थॉट कम्युनिकेट होता है, लैंग्वेज नहीं। सो एक पार्ट कम्युनिकेटिव होगा और एक पार्ट फॉर्मल, का मतलब औपचारिक भाषा में होगी, और इसका बहुत ज्यादा
आपके लेटर राइटिंग के स्कोर पे असर पड़ता है। अब अगर इनफॉर्मल है तो आप ध्यान रखिएगा, अपने लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आप इनफॉर्मल कर सकते हो। जैसे आप आई हैव ऐसे लिख सकते हो, यू आर ऐसे लिख सकते हो, ये इनफॉर्मल में। बट अगर फॉर्मल में आते हो तो आपको ऐसे लिखना होगा। फॉर्मल राइटिंग का डेट भी अगर लिखना होगा ना इसमें, तो फॉर्मली लिखना होगा। अगर आज मान लो कि मैं मान लो कि 4 अगस्त 2019 की मैं बात करूं, तो मेरे को फॉर्मल राइटिंग में डेट ऐसे लिखने को कहा जाता है। इनफॉर्मल राइटिंग में आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगस्त को छोटा कर सकते हो, 4 के बाद टीएच लगा सकते हो ऊपर में। लेकिन वो चीज अगर यहां आएगी तो वो अनफेयर मींस तो नहीं होगा, लेकिन स्कोर में डिडक्शन होगा। इन छोटी छोटी चीजों को जरूर याद रखो। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू टेक अप द लैंग्वेज। क्वाइट इजी है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मेट बहुत आसान है। फॉर्मल राइटिंग में नेचुरली फॉर्मेट भी बहुत फॉर्मल होना चाहिए। इनफॉर्मल राइटिंग में फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, इनफॉर्मल राइटिंग का और फॉर्मल का। देखो,